सो अभी सी एस आई नेट 2024 का जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुआ था, तो उसी में के कुछ पी वाई क्यू को करने जा रहे हैं, ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, और एक दो रियल के भी क्वेश्चन लेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड अपॉन 150 जेड टू जेड अपॉन 90 जेड, यानी ये बोल रहा है ना कि जेड अपॉन 150 जेड से जेड अपॉन 90 जेड में जो होता है कितना नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा। तो चूँकि हम लोग जानते हैं ये जो आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके, ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है जेड 150 के, एंड इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू जेड 90 के। और हम लोग जानते हैं कि तो ये हो जाएगा जेड 150 से जो होता है जेड 90 में जो होता है, हम लोग को होमोमॉर्फिज्म निकालना है, तो क्या होता है इसका और इसका जो होता है एल, यहाँ से जो होता है जीसीडी लेते हैं, तो जीसीडी ऑफ 150 एंड 90 का लेंगे, ये कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा जीसीडी। सो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो 30 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से जीसीडी और 150 और 90 का लेंगे, तो यहाँ से जो होता है होमोमॉर्फिज्म कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 30 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर ऑर्डर ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप S5, यानी बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर ऑर्डर of same elements of the symmetric group S5. Which of the following members are order of same? Which of the following member are order of some elements of the symmetric group S5? हाँ, मतलब S5 के कौन, इसमें से जो फॉलोइंग दिया हुआ जो ऑप्शन है ना, इसमें से कौन सा जो होता है S5 के किसी एलिमेंट का ऑर्डर को दिखाता है। तो ठीक है भाई, देखते हैं ना। सो ये S5 दे रहा है, तो 5 का पार्टीशन कर देंगे 5, फिर इसको 4+1 लिख सकते हैं और 3+2 लिख सकते हैं, 3+1+1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होता है 2+2+1 हो जाएगा, फिर 2+1+1+1 हो जाएगा, फिर 1+1+1+1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 5 आएगा। इसका एलसीएम जो होता है, ये क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, 5, इसका एलसीएम 4, इसका एलसीएम जो होता है 6 आएगा, इसका एलसीएम 3 आएगा, इसका एलसीएम 2 आएगा, इसका एलसीएम भी 2 आएगा, और इसका एलसीएम 1 आएगा। ये सारा जो होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो होता है यहाँ पे इसमें जो होता है S5 में। तो देखते हैं भाई, ठीक है, 5 ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा। क्या क्या यहाँ पे 6 ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, हाँ 6 ऑर्डर भी एग्जिस्ट करेगा। 4 ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, 4 ऑर्डर भी क्या 3 ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, 3 ऑर्डर भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे चारों ऑप्शन सही होगा। ये जो होता है MSQ का जो होता है क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट आंसर का क्वेश्चन का। ठीक है, सो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी नेट का ही क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया। ये कहता है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2×2 का, और बोलता है कि 6 जो होता है आइगन वैल्यू है, यानी A मान ले दिया हुआ है, 2ABC जो होता है मैट्रिक्स दिया हुआ है, और 6 इज़ एन आइगन वैल्यू। चूँकि 2×2 का मैट्रिक्स है, तो हम लोग को पता है कि 2 आइगन वैल्यू होगा, तो लेट कर लेंगे कि 1 आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू लेमडा। एंड हम लोग जानते हैं कि ट्रेस जो होता है, ट्रेस ऑफ A इक्वल टू लेमडा प्लस जो होता है 6 होगा, दोनों आइगन वैल्यू के सम के बराबर होता है। तो 2 + C इक्वल टू लेमडा प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से C का वैल्यू क्या लेमडा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, लेमडा का वैल्यू आएगा आपको लेमडा प्लस 6 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा C-4 आ जाएगा लेमडा का वैल्यू यहाँ से। ठीक है, एंड जो डिटर्मिनेंट ऑफ ये होता है ना, ये क्या होता है, ये भी दोनों के आइगन वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन का बराबर होता है। तो 6 × लेमडा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये 2C - AB कर लेंगे इक्वल टू 6 लेमडा कर लेंगे, और फिर यहाँ पे जो होता है ना 2C - AB, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे इक्वल टू 6 × C-4। ये हो जाएगा 2C - AB इक्वल टू 6C - 24, और ये आ जाएगा यहाँ पे -24 है ना, -24, इसको इधर ला देंगे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होता है ये -AB, और यहाँ पे 2C को इधर फेंक देंगे, तो 6 - 2C कितना आ जाएगा, 4C हो जाएगा। यहाँ से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, सो ऑप्शन नंबर ये पार्ट इज़ द राइट आंसर। सो इसका क्या होगा, ए नंबर आंसर जाएगा। ठीक है, सो और भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसको करते हैं, अभी चलते हैं। सो अभी जो होता है हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, जो f जो होता है फंक्शन है R से R में डिफाइंड है, जहाँ पे f(x) = R mod x दिया हुआ है, और ये बोलता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ना कि f(x) = दिया हुआ है क्या, x mod x,
एक्स मॉड एक्स। तो मॉड एक्स दिया हुआ है तो ये अपना जो होता है इसको तोड़ देंगे पहले कि मॉड एक्स का क्या होगा, ये एक्स इंटू एक्स होगा। यदि मॉड एक्स का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, मॉड से निकलेगा तो पॉजिटिव भी निकलेगा, और ये हो जाएगा एक्स इंटू माइनस ऑफ एक्स निकलेगा, क्योंकि एक्स जब नेगेटिव होगा, जब एक्स नेगेटिव वैल्यू देगा तो फिर ये मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर है तो मॉड चूँकि जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होने की वजह से जो होता है ये क्या हो जाए, नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स ग्रेटर देन पे 0 पे, एक्स इज लेस देन 0 पे इक्वल टू, ये क्या देगा यहाँ पे, ये एक होता है एफ एक्स इक्वल टू जो होते हैं एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है, एक माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपवर्ड पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। यहाँ से ग्राफ देखेंगे यहाँ से, ठीक है, ग्राफ को देख के ये 1 से अपवर्ड पैराबोला यहाँ से बनेगा, अपवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा, 1 से छोटा 1 से बड़ा, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ये सॉरी अपवर्ड पैराबोला बनाना है, यानी कि ये वाला इधर से जाएगा, ठीक है। 0 से बड़ा पे ये वाला केस लेना है, 0 से बड़ा पे ये 0 हो गया, और 0 से छोटा पे डाउनवर्ड पैराबोला वाला केस लेना है, ये वाला। यानी कि टोटल ग्राफ जो हम लोग का ये बन रहा है, ये ग्राफ ये वाला बन रहा है, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, ये कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहा है, स्मूथ कर्व है, तो स्मूथ कर्व होने की वजह से कहीं पे ब्रेक भी नहीं कर रहा, ना ही कहीं पे शार्प टर्न आ रहा, तो अब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा पूरे रियल नंबर के लिए, कोई भी आर नंबर ले लेंगे, और अब डिफरेंशिएबल भी होगा पूरे रियल नंबर के लिए, आर के लिए। तो ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएगा, यहाँ से ए बी जो होता है सही हो जाएगा, तो ये वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मान लेते हैं ये कोई जो होता है आर एम से आर एन में जो होता है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करते हैं, ये भी एमएसक्यू का क्वेश्चन है, तो सॉरी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको जो होता है ये नंबर ऑप्शन चेक करना है, तो बोल रहा है कि ए इज़ 1 to 1 यानी ऑन वन फंक्शन है, बट ऑन टू नहीं है, तो एम एन से बड़ा होगा। ये कह रहा है कि एम बड़ा होगा एन से, ऑन टू नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं ना भाई, आर एम मान लेते हैं कि ऐसा लेते हैं, ये बोल रहा है कि 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो एम बड़ा होगा क्या, एम बड़ा होगा ऐसा बोल रहा है फंक्शन के लिए, कि इफ़ ए इज़ 1 to 1 बट नॉट ऑन टू नहीं है, सो 1 1 है और ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि R3 लेते हैं या R4 ले लेते हैं, ख़त्म कहानी। यहाँ पे ए बी सी ले लेते हैं, ये क्या ले लेंगे, एक्स वाई जेड एन यू ले लेते हैं, और ये 1 1 है यानी 1 1 दिखा दिया यहाँ पे, ये फंक्शन भी बन रहा 1 1 है, और इसके कोडोमेन में एक ऐसा एक्स्ट्रा बच रहा है यानी नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है बट ऑन 1 1 है, यानी कि बट यहाँ पे जो होता है m का वैल्यू जो होता है लेस देन n है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये बी ऑप्शन कहता है ए इज़ ऑन टू बट नॉट 1 1 देन m इज़ लेस देन n, यानी कि ए ऑन टू हो और 1 1 नहीं है तो m n से छोटा होगा। क्या कह रहे हैं भाई, m नॉट 1 1 1, और ये बोला बी नंबर का ऑप्शन देखते हैं, एक यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, हो जाएगा कम से कम। बोलता है कि ए इज़ ऑन टू, यानी कि इसके हर एक प्री असाइन जो होता है, यहाँ पे जो आर एन का मेंबर होगा ना, उसके लिए हर एक मेंबर का जो होता है प्री इमेज मिलना चाहिए आर एन में, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन चुनेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ए इज़ ऑन टू हो जाए और ऑन 1 1 नहीं हो, तो एम छोटा हो जाएगा एन से, ऐसा है क्या, नहीं है। यहाँ पे R2 ले लेते हैं, R3 का केस लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई ले लेते हैं, ये ए एक्स से मिला, बी वाई से मिला, और सी एक्स से मिला थी। ये ऑन टू है बट नॉट 1 1, ठीक है, ये 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो यहाँ से, और यहाँ पे क्या है, m का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन n है। सो भाई साहब इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, ये भी ख़त्म, बी भी नहीं होगा ऑप्शन। सी नंबर के लिए देख रहे हैं कि ये बोलता है कि ए इज़ बाइजेक्टिव देन m इज इक्वल्स टू n। ये तो सही लग रहा भाई कि बाइजेक्टिव बोल रहा है कि मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है, सर्जेक्टिव और ये जो होता है इंजेक्टिव दोनों है, तो ये बोलता है इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू दोनों है, तो ये बाइजेक्टिव बोलते हैं उसको, तो m n के बराबर होगा। ये सही बोल रहा है हल्का,
दिख रहा है क्योंकि डी के लिए ऑप्शन जो होता है एक देख लेते हैं पहले डी का ऑप्शन। तो ये जो होता है बोलता है 1 1 है, ये 1 1 है, ठीक है, ये 1 1 है। तो ये 1 1 है तो एम एन के बराबर होगा, ऐसा हो सकता है क्या? ये 1 1 है, ऑन टू तो नहीं दिया ना कुछ, R3 लेते हैं, R4 लेते हैं, ABC लेते हैं, XY ZU लेते हैं, 1 1 है, 1 to 1 मैच करा दिए, 1 1 है, ठीक है। 1 to 1 मतलब कि 1 1 का मतलब क्या है कि fx इक्वल टू fy है तो x इक्वल टू y होगा, ठीक है। तो ये 1 1 तो फंक्शन है मैपिंग, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन 1 1 यहाँ पे है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये बोल रहा है कौन सा नेसेसरली ट्रू होगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि n का वैल्यू जो होता है, m का वैल्यू इज़ लेस देन जो होता है n, तो ये विच इज़ m डज नॉट इक्वल टू n। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट किया, बी डी भी गलत, ये बी भी गलत, ये भी गलत, तो सी तो सही होगा ही होगा ना भाई, बात सही है कि अगर m n के बराबर होगा यदि a बाइजेक्टिव हो जाए तो, ठीक बोल रहा, कुछ गलत नहीं बोल रहा है, ठीक ही बोल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी नेट का ही क्वेश्चन है, तो 24 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो होता है रियल एनालिसिस सेक्शन से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन रियल एनालिसिस का है, तो चलिए कोई नहीं, ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, इसको भी देखते हैं थोड़ा, ठीक है। सो ये बोलता है कि एफ आर से आर में कोई कंटिन्यूअस एंड 1 1 फंक्शन है, तो बोलता है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। पहला एफ इज इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f is strictly decreasing function, f is either strictly increasing और strictly decreasing, और f is onto function। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेंगे, क्योंकि फंक्शन तो डिफाइन नहीं है, तो एक लेते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू जो होता है ई टू दी पावर एक्स लेते हैं। ये ई टू दी पावर एक्स क्यों लिए? अब क्वेश्चन तो ये आएगा भाई साहब ये यहीं क्यों लिए सर, ये आपने क्वेश्चन ई टू दी पावर एक्स वाला, तो देखिए ये इसलिए लिए ताकि ये जो होता है 1 1 फंक्शन होता है और कंटिन्यूअस भी होता है पूरे रियल नंबर पे, तो इसीलिए वही ऑप्शन हम लोग को जो होता है एक ऐसा सेलेक्ट करना है ना एग्जांपल, ताकि इसको जो होता है फिट बैठे। तो यहाँ से ये इसका ये जो ग्राफ ऐसे जाता है, तो ये ग्राफ जो ऐसे सॉरी थोड़ा सा ये ऐसे करके जाएगा, लेकिन ठीक है यही वाला। तो ये जो होता है क्या है, कंटिन्यूअस भी है, और जो होता है ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर एफ एक्स इक्वल टू जो होता है ई टू दी पावर माइनस एक्स ले लेते हैं, हाँ ई टू दी पावर माइनस एक्स ले लेते हैं, तो ये क्या बनता है, इधर से बनता है, इधर से, यानी ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि ये दोनों नेसेसरली ट्रू बोल रहा है, तो ये बोलना भी गलत हो जाएगा, ये बोलना भी गलत हो जाएगा, केवल यही होगा। अरे बोलते हैं एफ इज़ ऑन टू फंक्शन, भाई साहब ये इसको जो होता है ना, आप देखो कि ये कंटिन्यूअस भी है, 1 1 भी है, उसके बाद भी इसको फॉलो क्या होता है, ये दोनों को फॉलो करते हुए भी ये क्या है, ऑन टू फंक्शन तो नहीं है ना, क्योंकि इसका डोमेन जो है पूरा रियल नंबर है। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन जो होता है ना, डोमेन ये टोटल रियल नंबर है, लेकिन रेंज जो होता है यहाँ पे क्या आ रहा है, ये रेंज दोनों के साइड में क्या आ रहा है, ये रेंज आ रहा है यहाँ से आपको 0, और यहाँ पे 0 से लेके जो होता है इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये तो रेंज जो होता है इसके बराबर थोड़ी ना है, डोमेन रेंज के बराबर। जब डोमेन रेंज के ही इक्वल नहीं है तो फिर तो ये बोलना गलत हो जाएगा ना कि एफ इज ऑन टू, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी होगा कि एफ इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आइदर और मतलब कि या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, दोनों केस में हम लोग दिख रही है। यहाँ पे जो होता है एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन कोई नहीं है। आप अदर एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं अगर वेरीफाई करना है आपको, तो इसी को क्यों लिए भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एफ एक्स इक्वल टू जो होता है आप कहोगे हम एक्स लेते हैं सर, ले लो भाई, हम कौन सा मना किए आपको, ठीक है। ये ठीक है, ये ऐसा गया। ये भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है और कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, लेकिन ये क्या है, ये जो होता है अब 0 को भी फॉलो करता है, 0/0 को। तो यहाँ पे जो होता है ये जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। और ये कौन सा इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो लेकिन ये जो होता है यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, ये पूरे जो होता है आर, इसका जो होता है रेंज और यहाँ पे जो होता है डोमेन दोनों आर दे रहा है यहाँ पे। तो लेकिन एक केस के लिए वेरीफाई कर रहा है, तो कोई सोचेगा चलो यार इसी को लेके इसी पे मार देते हैं, तो भाई वो तो गलत कर रहा है ना, तो मैं नई केस में फॉलो कर रहा है इसको गलत, ये तो यहाँ से गलत हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी जो होता है CSIR नेट का ही है,
CSIR नेट का ही है, 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये 2000 जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसी का है क्वेश्चन। सो यहाँ पे बोलता है ए 4x4 मैट्रिक्स है, उस मिनिमल पॉलिनोमियल इज इतना एंड लेट बी इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है ऑफ ए क्या दिया हुआ है, x² प्लस x प्लस 1, और हम लोग जानते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स जो होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या एनिलेटिंग पॉलिनोमियल डिवाइड्स करता है, या एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स करता है। ठीक है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो इसका पता नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हो, यहाँ से अगर ये फॉर्म इस टाइप का है तो यहाँ से 2 आइगन वैल्यू जो होगा ना मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ से आइगन वैल्यू ऑफ जो होता है, आइगन वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ से चारों आइगन वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि ए 4x4 का मैट्रिक्स है और चारों आइगन वैल्यू तो यहाँ से मिलेगा नहीं भाई, आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है 2 डिग्री में ही इक्वेशन है। तो एक आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू जो आएगा एक आएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर जो होता है 1 माइनस 4 यानी 1 - 4 यानी 3, तो √3 आई आ जाएगा, बाहर निकलेगा /2, यानी ये आ जाएगा लेमडा इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये 2 वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू हम लोग को पता नहीं है क्योंकि इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता नहीं है, तो हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल की हेल्प से ही कर लेते हैं ना। सो 2 आइगन वैल्यू ऑफ यहाँ पे डायरेक्टली 2 आइगन वैल्यू ऑफ यहाँ से कर लेंगे कि ए का आइगन वैल्यू 2 ले ले, ख़त्म कहानी। और फिर यहाँ से कहते हैं कि मिनिमम, सो यहाँ पे फॉर मिनिमल पॉलिनोमियल है, फिर फॉर मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए एम मतलब बी के मिनिमल पॉलिनोमियल के आइगन वैल्यू जो होता है ऑफ बी क्या हो सकता है, तो बी का आइगन वैल्यू हो सकता है ओमेगा प्लस जो होता है 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल जो लिखना है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी ये लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस जो होता है ये क्या लिखाएगा, x माइनस 1 x माइनस ओमेगा माइनस 1 लिखाएगा, और ये जो होता है x माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 लिखाएगा, ये आ जाएगा। सो यहाँ से ये आएगा x माइनस 1 और x माइनस 1 यहाँ पे सॉरी x माइनस 1 माइनस ओमेगा एंड ये आ जाएगा x माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस 1, और ये आ जाएगा, यानी इससे टोटल मल्टीप्लाई कराएं इसमें और फिर इससे इसमें कराएं मल्टीप्लाई, और फिर जो होता है अब इससे इसमें कराना है, तो फिर माइनस ओमेगा x माइनस 1 आएगा, और ये इससे इसमें कराएंगे तो फिर प्लस आ जाएगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 2x और ये हो जाएगा +1 माइनस ओमेगा स्क्वायर x और प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा x प्लस ओमेगा क्यूब। वैल्यू देखते हैं, यहाँ से x² ये आ जाएगा और यहाँ से x वाला टर्म में से x कॉमन कर लेंगे -x। सो यहाँ पे क्या बचेगा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, और फिर ये बचा ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 पुट कर देंगे यहाँ पे क्या है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ठीक है, और ये वाला 1 तो बचा ही हम लोग का ना। ठीक है, तो x² माइनस x, चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर ओमेगा स्क्वायर जो होता है √2 है, तो कोई ये जो होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो कितना होता है 0 होता है। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ से 1 यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो होता है क्या हो जाएगा, ये जो होता है इसका वैल्यू 0 + 1 यानी ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ जो होता है किसका, बी का हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बोल रहा है कि भाई सब दोनों में से कौन सा सही होगा, तो आप देख लो ना कि जैसे सी कर रहे हैं, आप सी को तोड़ के देख लो। मान लो कि एक्स जो होता है आइगन वैल्यू है बी का, हाँ, तो ये करेंगे x-1 का जो होता है x³ - 1 करेंगे। सो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये x-1 और x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा और इक्वल टू 0। एंड डी में करते हैं x³ प्लस 1 एंड तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप बात कर रहे हैं कि क्या ये हो सकता है। अरे भाई, आपको बोले ना कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, फिर इसमें सोचने वाली बात क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये डिवाइड कर पाएगा क्या, ये मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे जो इसको नहीं ना करेगा, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डी यहाँ पे जो होता है सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। ये MSQ का क्वेश्चन था, तो बी और डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग को देखना है कि जितना सफिशिएंट डेटा दिया हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को काम करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रहा है कि लेट बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी CSIR नेट का ही है और ये वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन दिया गया है, वेक्टर स्पेस यानी कि ये लीनियर अलजेब्रा का है, ठीक है। सो बी विद द रियल वेक्टर स्पेस और 2x2 मैट्रिसेस का विथ एंट्री फ्रॉम आर एंड टी बी से बी में डिनोट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई टी बी इक्वल टू ए बी। आपको कुछ नहीं करना है, ये आर से आर में मैट्रिक्स है और ये जो होता है तो इनका जो आपको जो होता है बेसिस ले लेना है, स्टैंडर्ड बेसिस। क्या कर रहे थे कि ये जो वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, जो मैट्रिक्स भी वेक्टर स्पेस है ना, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ भी लेंगे तो ये क्या आएगा 1 0 0 0 और 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ये क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस होगा भी का, भी वेक्टर स्पेस है, आर ओवर आर है तो दोनों सेम है, तो ये जो होता है वेक्टर स्पेस डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन यहाँ से लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू कितना का 4 हो जाएगा, ठीक है। सो आप बोल रहे ट्रांसफॉर्मेशन है टी बी इक्वल टू जो होता है ए बी, कुछ नहीं करना है आपको भाई, यहाँ पे टी ऑफ जो होता है यहाँ पे बी का वैल्यू क्या रखते हैं और ए का वैल्यू तो दिया हुआ है ये वाला, एक एक करके जो होता है ना बेसिस से लिखने का कोशिश करते हैं, तो 0 0 यहाँ पे ये वाला, फिर ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0, सॉरी ये होगा 2 0 2 0 0 1 और 1 0 0 0, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आ जाएगा 2 0 0 0, फिर यहाँ पे टी ऑफ जो होता है 0 1 0 0 करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 2 0 0 1, फिर यहाँ पे 0 1 0 0 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0 2 0 0 यहाँ से वैल्यू, और टी ऑफ जो होता है 0 0 1 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 2 0 0 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 1 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू जो होता है आपका आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और 1 0, टी ऑफ 0 0 0 1 करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा 2 0 0 1 एंड जो होता है 0 0 0 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 0 यहाँ पे 0 1 आ जाएगा वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसको जो होता है इसके बेसिस से लिखने का कोशिश करेंगे, इसके बेसिस से, इसके बेसिस से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू जो होता है इसको E1 मान लेते हैं, E11 E11 E क्या है E11 है, E12 है, E13 है, E14 है, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ पर लिखने की जरूरत, ऐसे लिखेंगे 2E11 प्लस 0E12 प्लस 0E13 0, सॉरी ये 1 2, ये 2 1 और ये 2 2 है, ठीक है, तो ये 2 1 और 0 इंटू E2 2, इसको लिखेंगे तो 0E11 प्लस 2E12 प्लस 0E21 प्लस 0E22, फिर ऐसा लिखेंगे तो 0E11 प्लस 0E12 प्लस 1E21 प्लस 0E22, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0E11 प्लस 0E12 प्लस 0E21 प्लस 1E22, फिर इसको जो होता है मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे टी जो होता है एक मैट्रिक्स बनेगा बी के रिस्पेक्ट में, बी बेसिस यहाँ पे बी माने हैं बेसिस को, तो यही बेसिस जो बी माने हैं तो इसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि जो होता है यहाँ पे डायमेंशन इसका भी, ये वेक्टर स्पेस बी का डायमेंशन 4 है, इसका भी 4 है डायमेंशन, तो 4x4 का मैट्रिक्स जो होता है यहाँ से क्रिएट होगा, क्रिएट मैट्रिक्स जो होता है लिखते हैं इसको। सो यहाँ पे जो होता है क्या लिखते हैं, इसका जो ये कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इसका क्या होगा, इसका रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ये हो जाएगा 2 0 0 0, फिर इसका कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स 0 2 0 0, इसका कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स क्या हुआ 0 0 1 एंड 0, इसका कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स 0 0 0 1। अब एक चीज़ देखो क्या है, ये जो होता है फैक्टर जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक चीज़ देख लेते हैं, ये लिए एक बार, तीसरी बार ये लिए तो ये वाला लिए तो ये 2 यहाँ पे है, फिर ये वाला लिए तो 0 0 फिर 1 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 0 0 0 फिर 0 1, ठीक है, तो यानी कि 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो इसका जो अगर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल लिखेंगे, आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से, आइगन वैल्यू 2 2 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा CP, ये x माइनस जो होता है 2 का होल स्क्वायर और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द कार्डिनिटी ऑफ द सेट ऑफ रियल सॉल्यूशन, इतना
इसका रियल सॉल्यूशन निकालना है तो फिर यही बात हुआ कि आप ऐसा करते हो, इसका ग्राफ ले लेते हैं और दोनों को इक्वल जहाँ पे है ना देख लेंगे। ये वाला जो होता है यहाँ से जाएगा, ये क्या है, ये 1 से जाता है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स है। इसको एफ एक्स मान लेते हैं, इसको जी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स जी एक्स मान लेंगे और फिर देख लेंगे इसका ग्राफ कितना जाएगा। ये स्लोप क्या है, इसका नेगेटिव स्लोप है। स्लोप जो होता है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव स्लोप है यानी ऐसे जाएगा और ये वाई इंटरसेप्ट 1 पर कट करेगा यानी कि ये ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वहीं एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, यानी कि जो होता है रियल सॉल्यूशन ये होगा। रियल सॉल्यूशन यहाँ पे एक होगा। सो यहाँ पे कार्डिनिटी जो होता है, कार्डिनिटी जो होता है, कार्डिनिटी कितना हो जाएगा, कार्डिनिटी ऑफ सेट इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर, यानी 1 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ये भी टफ नहीं है थोड़ा सा, ये डी पार्ट था ऑप्शन का, तो यहाँ पे बी पार्ट ऑफ हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। एक ग्राफ के थ्रू कर लेंगे, थोड़ा सा आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि M5C with a complex vector space of 5x5 matrices with entry in C, let V with a non-zero subspace of M। So next question में क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ let M5/C be the complex vector space of 5x5 matrices with entry in C and B with a non-zero subspace of M5C and such that every non-zero A belong to B is invertible, which are among the following is पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डायमेंशन ऑफ बी। तो यहाँ पे जो M5C दिया हुआ है ना, ये C के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस बन रहा है। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो होता है, डायमेंशन ऑफ क्या होता है, डायमेंशन जो होता है M5/C का कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, ठीक है। सॉरी, डायमेंशन 2 होगा। 2 कौन कौन सा होगा, क्योंकि बेसिस जो लिखेंगे ना इसका M5/C का बेसिस ये लिखाएगा 1 और आयोटा लिखाएगा, इसके बेसिस में एलिमेंट 2 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। और ये भी बोलता है ऐसे जो होता है ज़ीरो नहीं है, कलेक्शन है ऐसे ए का बिलोंग टू जो होता है M5/C से सच दैट जो होता है ये जो होता है इन्वर्टिबल है, यानी कि इसका जो होता है डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। बात ये है, तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ये 1 रिस्ट्रिक्शन है, 1 रिस्ट्रिक्शन एक ही रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, एक रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। तो डायमेंशन ऑफ भी जो होता है, और चूँकि भी जो सब स्पेस ऑफ जो होता है यहाँ पे मान लेते, इसका क्या है सब स्पेस है, मान लेते हैं इसको यू मान लेंगे, तो इसका यू का सब स्पेस है। सो डायमेंशन ऑफ भी जो लिखेंगे ना, ये डायमेंशन ऑफ जो होता है M5/C -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 रिस्ट्रिक्शन है, एक माइनस कर देंगे, 2 - 1 = 1, तो 1 इज़ द राइट आंसर। सो एक जो होता है यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी ईजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था ज़्यादा। सो आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये रियल एनालिसिस से क्वेश्चन लिया हुआ है। ये बोलता है कि लेट an जो होता है बी अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट लिमिट an टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल बात है। तो यहाँ पे बोलता है s जो होता है l अगर r से लेते हैं तो देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस ऑफ an कन्वर्जेस टू l, ठीक है, l पे कन्वर्ज करता है, सबसीक्वेंस an का बनाएंगे। सो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं आप, जैसे मान लेते हैं an एग्जाम्पल लेते हैं, an एक सीक्वेंस लेते हैं सच दैट n = -1 to the power n है, ठीक है। ये तोड़ेंगे, -1 देगा, n = ऑड पे 1 देगा, जब n = इवन रखेंगे, सीधी बात है। ये क्यों लिए, क्योंकि ये जो होता है बाउंडेड सीक्वेंस है। ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड, आपको एक चीज़ देखना है, बाउंडेड होगा तो क्या है, अपर बाउंड जो होता है, अपर बाउंड एंड जो होता है लोअर बाउंड मिलेगा, लोअर बाउंड मिलेगा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों मिलेगा। और ये दोनों एग्जिस्ट करने का मतलब है, यहाँ पे हम लोग का दो, अगर हम लोग सब सीक्वेंस बनाएंगे, इसका 2 सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। और सब सीक्वेंस कौन सा बनेगा, एक होगा 2n होगा सब सीक्वेंस, ये जो होता है इवन का होगा, इवन पे, और एक होता है a 2n - 1 होगा। सो इसका जो सीक्वेंस होगा ना, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो होता है, अगर a 2n - 1 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये अगर 2n - 1 ऑड के लिए है, ये ऑड के लिए है, तो क्या -1 देगा, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो होता है a 2n का लिए जो होता है 1 देगा, यानी दोनों कन्वर्ज कर रहा जो होता है। और यहाँ पे 2 लिमिट जो होता है एग्जिस्ट करेगा, सबसीक्वेंस 2 ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका लिमिट जो होता है l होगा, l पे कन्वर्ज करेगा। बात तो सही है, क्योंकि बाउंडेड है तो अपर बाउंड मिलेगा, लोअर बाउंड मिलेगा। सो यहाँ पे 2 सबसीक्वेंस बनाएंगे, सबसीक्वेंस बन रहा, और ये दोनों सबसीक्वेंस जो होता है ये 2 होता है, 2 लिमिट पॉइंट पे जो होता है कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे कितने लिमिट मिल रहा हम लोग को जो होता है l r से सच दैट, जहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा, तो लिमिट 2 मिल रहा है, यानी कि s वही सेट का कलेक्शन है r से सच दैट कि देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस ऑफ an कन्वर्जेस टू l। सो यहाँ पे जो होता है कितना, जो उसका कार्डिनिटी कितना हो जाएगा, यानी कि
एस का जो होता है एस हैज़ एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, कितना होगा, एटलीस्ट 2 एलिमेंट होगा, सॉरी एटलीस्ट एस के पास कितने 2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट एग्जांपल लिया है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक ए एन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं आप ना, कि बाउंडेड सीक्वेंस आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए एन इज इक्वल्स टू ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि 1 + 1/n सच दैट n इज इक्वल्स टू जो होता है 3m, और ये आप लिख देते हैं 2 + 1/m सच दैट n इज इक्वल्स टू 3m - 1, और ये एक लिख देते हैं ये 2 और 1 एंड 1, ये जो होता है बाउंडेड अब 2 से हो जाएगा और बाउंडेड बिलो 1 से, और ये लिख देते हैं 1/n सच दैट n इज इक्वल्स टू 3m - 2। सो ये भी बाउंडेड है सीक्वेंस जो होता है, ये भी जो होता है an इज़ बाउंडेड, an इज़ बाउंडेड। इसका अगर दो कोई सी जो होता है बनाएंगे हम लोग सब सीक्वेंस, तो यहाँ पे इसका 3 सब सीक्वेंस बनेगा, और तीनों सब सीक्वेंस जो होता है अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्स करेगा। ये 2 पे कन्वर्स करेगा, ये जो होता है इसका ये 2 पे कन्वर्स करेगा, ये 1 पे, ये 2 पे कन्वर्स करेगा, ये 1 पे कन्वर्स करेगा, ये 0 पे कन्वर्स करेगा, यानी 3 यहाँ पे जो होता है लिमिट वैल्यू मिल रहा है। सो यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट जो एक एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा यहाँ पे, एटलीस्ट कम से कम बाउंडेड में तो वहाँ पे लोअर बाउंड अपर बाउंड मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर बाउंड और 1 अपर बाउंड मिलेगा। तो इसी के केस के लिए जो होता है यहाँ पे एटलीस्ट कितना कम से कम इसमें एलिमेंट होगा, तो एस हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट बोलना गलत है, क्योंकि ये जो होता है कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बी गलत हो जाएगा, एस इज इम्पटी ये सेट गलत हो जाएगा, और एस हैज़ टू बी फाइनाइट सेट बोलना भी अभी सफिशिएंट नहीं है। सो यहाँ पे जो होता है एस हैज़ एटलीस्ट 2 एलिमेंट जो होता है, सी पार्ट सही होगा, क्योंकि जो होता है इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, अगर ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम लोग जो होता है फाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। लाइक अगर इसके लिए अदर आप एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो ये चूँकि MCQ का क्वेश्चन था, तो हम लोग इसमें बस जो होता है एक ऑप्शन सही हो गया, तो अगला ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, और सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। सो आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ PYQ सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।